नकली पाउडर या जो तमाम अब तो लिक्विड सिंदूर एंड ऑल आ रहे हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस कॉस्मेटिक को ले रहे हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? भारत अभी पुरुषों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का लार्जेस्ट मार्केट हो चुका है। हेयर डाई हर दूसरा आदमी मुझे लगता है, क्योंकि अब तो अर्ली ग्रेज है। कलर जितना डार्क होगा, हेवी मेटल्स उसमें उतना ज़्यादा होगा। आमतौर पे परफ्यूम आप जहाँ लगाते हैं, आमतौर पे आर्मपिट या ऐसी जगह जहाँ पे वेस्कुलिटी ज़्यादा है, मतलब गर्म होता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स परफ्यूम बनाने के लिए जो मात्रा चाहिए और गाइडलाइन के हिसाब से, अगर हेल्थ गाइडलाइन के हिसाब से चलें तो ये पॉसिबल नहीं को अचीव करना। सुंदर दिखने की चाह, अच्छा दिखने की चाह हर किसी में होती है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो कर रहे हैं इस प्रैक्टिस में, वो आपको धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर ले जा सकता है या फिर जहर आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे डाल रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स की। जी हाँ, एक बड़ी रिसर्च सामने आई है जिसमें कॉस्मेटिक्स से होने वाले अलग अलग तरह के कैंसर्स की जो संख्या है, जो केसेस हैं, वो तेज़ी से बढ़े हैं और ये दुनिया भर के मामले हैं। इस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए और अगर इससे बचा जाने का कहीं कोई विकल्प है तो वो भी क्या है, तो हमारे साथ हैं देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो ग्लैड कि आप शो में आज जुड़ सके और हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं। तो डॉक्टर अंशुमान, कॉस्मेटिक्स हमारा जो, क्योंकि आप तो इतने माहिर हैं कि विभिन्न प्रकार के कैंसर्स कारणों पर लगातार आपकी रिसर्च भी चलती रहती है और ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। हम विशेष रूप से क्योंकि आज बात कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है आज की डेट में कि छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए माँ बाप उनको भी मेकअप करवा रहे हैं और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो अच्छा ही लगना चाहता है, वो सुंदर ही दिखना चाहता है, लेकिन ये सुंदरता धीरे धीरे स्लो डेथ की तरफ ले जा रही है क्योंकि बेहद खतरनाक कंपोनेंट्स इसमें पाए गए हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अब तक जो कॉस्मेटिक्स से होने वाले कैंसर्स हैं उसे लेकर के आपकी रिसर्च क्या सामने आई? जी, पहले देखिए बात यहाँ शुरू की जाए कि आप एक बेसिक चीज़ लेते हैं तो पूछते हैं साइड इफेक्ट है कि नहीं। बेसिक दवा खरीदते हैं, एस्पिरिन की गोली खरीद रहे हैं तो कहते हैं साइड इफेक्ट है क्या इसका। लेकिन कोई चीज़ आप अपने पूरे शरीर पे जहाँ तहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? मैं दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस कॉस्मेटिक को ले रहे हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर कंपाउंड क्या है, किसी ने नहीं सोचा है। सिर्फ आप ब्रांड देखते हैं, कंपनी देखते हैं जिसका ऐड सबसे अच्छा आता है, जिसमें मॉडलिंग अच्छी होती है, आपने ले लिया। अब देखिए, ये कॉस्मेटिक एंडोक्राइन डिसरप्शन से लेके कैंसर तक बीमारियां करा रही हैं। और एक तो इशू ये हुआ इन जनरल। दूसरा, गुणवत्ता की जांच। गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप उठाते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, किस कंडीशन में हुई, हेवी मेटल कंटेंट कितना है, क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सारा तो और भी सिचुएशन को ख़राब किया। अब एक एक करके शुरू करते हैं। 3 प्रकार की समस्या कॉस्मेटिक में है। एक केमिकल, हेवी मेटल्स दूसरा, और तीसरा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। 3 चीज़ें आ गई। अब किसी भी कॉस्मेटिक को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हिस्टोरिकली ऐतिहासिक हम सोचे कि ऐसा हुआ क्यों। पहले सिंदूर, हिंदुस्तान में प्रथा है सिंदूर लगाने की, विवाहित महिलाएं जो लगाती है, सिंदूर का पेड़ होता है, अभी भी होता है और पहले भी होता था। तो ये प्रथा उस पेड़ से निकले हुए सिंदूर को लगाने से शुरू हुई, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवनॉइड्स ज़्यादा था। तो हमारे जो ऋषि मुनि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते थे कि किसी न किसी इसमें सिंदूर महिला को लगा दिया, एक सिंबॉलिक शादी का हुआ, और पुरुष को तिलक लगा दो ताकि ट्रांसडर्मल स्किन के थ्रू ये चीज़ एब्जॉर्ब हो और इंसान को स्वस्थ रखे। लेकिन अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा सिंदूर का पेड़ होता है। एग्जैक्टली। अब तो सबके लिए वो मार्केट वाला नकली पाउडर या जो तमाम अब तो लिक्विड सिंदूर एंड ऑल आ रहे हैं वही इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद धीरे धीरे केमिकल पे शिफ्ट हुआ। किसी भी कॉस्मेटिक को लाल बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल होता है। लेड एक हेवी मेटल्स है जो एब्जॉर्ब होगा ऑब्वियसली स्किन के थ्रू भी, और जब शरीर में पहुंचेगा सर्कुलेट होकर लिवर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ब्रेन को, मतलब हर नर्वस सिस्टम पूरे को, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है। अगर यंग एज है तो माँ गर्भवती होगी तो ये लेड बच्चों में ट्रांसमिट हो जाएगा और बच्चों में छोटा सा अमाउंट टॉक्सिक डोज हो जाएगा। अब
फिर लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइकोलॉजिकली जो बात आपने कही कि किसी इंसान को अपने पुराने एल्बम को पलट के देख के ये लगता है मैं 17 साल जैसा था वैसे ही दिखूं, ये ह्यूमनली नहीं, गॉड होता है गॉड, नहीं तो नेचर से इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली, एक छोटा सा छोटा सा बीज पेड़ में बनता है, दरख्त बनता है, एक दिन दरख्त सूखता है। सिमिलरली हम इंसान हैं, एज के साथ तो कहा जाता है एज ग्रेसफुली, उसको एक्सेप्ट करो। एग्जैक्टली, इस साइकोलॉजी को जिस दिन लाए आपके लाइफ से कॉस्मेटिक आउट। तो लेकिन आप कहें क्या कुरूप दिखें? कुरूप दिमाग में है। ये परिभाषा कुरूपता की है ही नहीं। किसी का रंग, किसी का फीचर, किसी का बॉडी शेप, ये कहीं किसी डेफिनेशन कहीं कोई परिभाषित नहीं किया। We are always in denial mode कि जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है हमारी इवॉल्व हो रहे हैं, हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनिक प्रोसेस को लेकर लगातार एक डिनाइल मोड में रहते हैं। डिनाइल मोड। आई कैन नॉट एक्सेप्ट ग्रे हेयर, आई कैन नॉट लुक लाइक कि अगर आपकी पिगमेंटेशन है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिंकल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर आप कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। और कॉस्मेटिक क्या करता है? सिचुएशन एज इट इज है उसको ढक देता है। मतलब पुशिंग अंडर द कारपेट। एग्जैक्टली, गंदगी है लेकिन आपने कारपेट में छुपा ली है। लेकिन जब ये हटाएंगे कारपेट को तो आपको डिप्रेशन होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, आप आईने को देख के तंग होंगे। इसलिए बेहतर है रिमेन एज इट इज। नंबर 1 फॉर्मूला, फेस द सोसाइटी विद ओरिजिनल लुक। नंबर 2 फॉर्मूला, दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एंड तीसरी बात कि ये मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी आया हो, जैसे एक मैं इस पे बता देना चाहता हूँ, नार्सिसिस्ट एक अप्रोच एक कहा जाता है, तो उसकी कहानी मैं बताता हूँ, लोगों को नहीं पता होगी। नार्सिसिस्ट जो लड़का था बेइंतहा खूबसूरत लड़का था, उसको लोगों ने इतना चढ़ा दिया कि उसको लगता है धरती पे मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और इतना ऑब्सेशन हो गया जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो नदी के किनारे बैठ के अपना चेहरा देखता रहता था और खुश होता था कि वाकई मेरे से जितना खूबसूरत कोई नहीं है। एक रात ऐसी हुई, पूर्णिमा की रात रही होगी, उसको नदी के प्रतिबिंब, चांद का प्रतिबिंब दिख गया और लगा कि मुझसे भी खूबसूरत कुछ है, और ही जंप्ड इनटू द रिवर इन सुसाइड, आत्महत्या कर ली। तभी से कहा गया नार्सिसिस्टिक, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है एक्सेप्ट करने की। नंबर 1। नंबर 2, लव योरसेल्फ। अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए, आपको दुनिया मोहब्बत करेगी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हस्बैंड, बच्चे, बेटे से, बेटी से, बाप से, पड़ोस से। आप अपने मोहब्बत कीजिए, दुनिया मोहब्बत करेगी। तीसरी बात, लव योर बॉडी। क्या लव योर बॉडी? केयर फॉर योर बॉडी, इंटरनल केयरिंग। हाइड्रेशन आपका प्रॉपर, बिल्कुल हाइड्रेशन प्रॉपर हो, न्यूट्रिशन पर जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हो खाने में, एक्सरसाइज बिल्कुल होनी चाहिए, जितना खा रहे हैं उस हिसाब, उस प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज करें और खुश रहें। एग्जैक्टली, मतलब फिजिकल एंड मुझे मेंटल। लगता है ये तो एक गुरु मंत्र है ये, कि अगर इंटरनली आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इंटरनली आपको फिट महसूस हो रहा है, स्वस्थ महसूस हो रहा है, तो वो आपके चेहरे पर, आपकी पूरे व्यक्तित्व पर दिखेगा ही। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हर तरीके से दिखेगा ही। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें, और फिर अगर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ रहा है तो उसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि डॉक्टर अंजुमन, अभी फेयरनेस क्रीम से कैंसर के मामले सामने आए, जिसमें जब पता चला कि लेड और मर्करी के चलते शरीर में कैंसर हुआ, और किडनी फेलियर के मामले सामने आए जब ये पता चला कि बायोप्सी में जो रिपोर्ट सामने आई कि लेड और मर्करी किडनी में भी पाई गई है। तो ये सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताइए कि किस तरह जो क्रीम्स हैं इनके अंदर ये जो तत्व हैं वो कैंसर का कारण बन रहे हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जिसमें सनस्क्रीन है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हेयर में लगाने के फेयरनेस क्रीम है, इसमें जो तत्व डाले जाते हैं, कुछ तो स्टेबल बनाने के लिए पैराबेन आपने डाल दिया, थैलेट्स डाल दिया, उसमें चमक लाने के लिए, उसमें खुशबू लाने के लिए यूवी फिल्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये डाला। अब ये स्किन से एब्जॉर्ब हो गया। हेयर फॉलिकल में सैंपल लिया गया तो हेयर फॉलिकल में पाया गया। ब्लड में लेड की मात्रा, मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई, कैडमियम पाया गया। उसके बाद किडनी और लिवर में डिपॉजिट होता है, उसमें पाया गया। नर्व की, नस की बायोप्सी की गई तो नस में लेड डिपॉजिट पाया गया।
तो अल्टीमेटली क्या क्या करा है, बोन को ब्रिटल कर दिया, बोन में डिपॉजिट हुआ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमजोर कर दिया। देखिए आज इनफर्टिलिटी क्लिनिक कितने खुल रहे हैं, क्या वाकई इतनी इनफर्टिलिटी हुई? स्पर्म काउंट कम हो गया। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर का काम किया थैलेट्स, वो जाके महिलाओं में एबनॉर्मल लक्षण करने लगा। तो स्तन में दर्द का होना, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं मेस्टैल्जिया, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना, उसके बाद ओवेरियन डिस्फंक्शन होना, इनफर्टिलिटी हो गई। और ये एक्सपोजर बढ़ता चला गया लंबे समय तक, तो स्तन का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी कैंसर ये हुआ। अब जब पुरुष भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंबे समय जाने के बाद प्रोस्टेट का कैंसर। एग्जैक्टली और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अक्सर सौंदर्य प्रसाधनों की बात आती है, श्रृंगार की बात आती है, कॉस्मेटिक्स की बात आती है, तो महिलाओं के साथ और फीमेल्स के साथ ही जोड़ के देखा जाता है मेजरली। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ी मार्केट भारत में जो पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन की है वो है, यानी कि पुरुष भी लगभग उतना ही कॉस्मेटिक्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो उनके लिए भी यानी कि उतने ही बड़ी खतरे की घंटी है। जी रीमा जी, इस पे गजल की बड़ी अच्छी लाइन है, ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। तो कॉस्मेटिक ने स्टैब्लिश कर लिया इस चीज को, ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। छोटे बच्चे, पुरुष और महिला, और भारत अभी पुरुषों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का लार्जेस्ट मार्केट हो चुका है। बताइए। जिसमें हेयर और बियर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हैं, और बाकी तो हैं स्किन ग्लो और ये इस तरह के प्रोडक्ट तो हैं ही। तो इट्स वेरी गुड इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ ग्रूम्ड, इफ यू वांट टू लुक गुड, दैट्स वन थिंग। लेकिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे हमें स्लो डेथ दे रहा है, स्लो पॉइजन हमारे अंदर वो डाल रहा है, तब जाकर के खतरे की घंटी है। वहाँ पर हमें सावधान होने की, समझने की ज़रूरी है, जो डॉक्टर अंशुमान बता रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, ये कितनी बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि हेयर डाई हर दूसरा आदमी, मुझे लगता है, क्योंकि अब तो अर्ली ग्रेज हैं, मतलब मेरे भी ग्रे हो गए थे टू बी ऑनेस्ट टाइमली, तो मुझे अभी मैंने ये देखा कि ये हेयर डाई की वजह से, इन कॉस्मेटिक कलर्स की वजह से बाल अचानक से कुछ ग्रे होना शुरू हो गए। तब इन लोग जाते हैं हेयर कलर की तरफ जाते हैं, और आपने बताया कि बियर्ड कलर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आजकल तो बियर्ड सेट करने का जो ट्रेंड है, जेल अल्लू अर्जुन ने वो ऐसा कर दिया अपनी फिल्म के बाद में कि अब हर कोई अपना जो दाढ़ी है वो जेल वेल लगा करके वैसा सेट करके रखना चाहता है। तो ये तो बहुत खतरनाक है। उनके अंदर क्या केमिकल्स हैं जो पाए जाते हैं? पैराबेन, थैलेट्स, इसमें शाइनिंग के लिए हेवी मेटल्स, मरकरी, इन सब का इस्तेमाल हुआ। तो एक तरह से आपको बाजारवाद में फंसाया जा रहा है। जो हेयर कलर में कहते हैं अमोनिया फ्री, वो अलग एक कहानी है। आपके केमिकल टॉक्सिन्स हैं जो आपको दिया जा रहा है। अब मैं कहूँ कि सॉल्ट एंड पेपर इज ए न्यू फैशन, तो बड़ा ट्रेंडिंग आ जाएगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई हीरो अभी फिल्म में, हीरो तो कहना उचित नहीं है, मतलब वो एक अभिनेता, हाँ, हीरो नहीं हो सकते हमारी सोसाइटी के, हाँ। लेकिन फिल्म के पर्दे पे काम करने वाले जो कलाकार हैं, सॉल्ट एंड पेपर में आ जाएं, तो आज सभी लोग हेयर कलर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो भी नहीं दिखाना चाहते। वही था, देखिए जॉर्ज क्लूनी ने जब ट्रेंड सेट किया था, तो उसके बाद वो एक फैड था, और उसके बाद तो लगातार ये लंबी फहरिस्त है जी, हमारे अमिताभ बच्चन साहब तक जी। तो यही है, अपने आप का आइडियल आदर्श अपने आप को डिसाइड करना। एग्जैक्टली। दूसरे से मत कीजिए, कॉपी कैट मत कीजिए। और बेवजह मैं कहूँ, अगर कैंसर बाजार में बिकता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत ही आपने बहुत खास चीज़ कही है। एक और चीज़ डॉक्टर अंशुमान, जैसे कि वैसलीन के या फिर जो दूसरे लिप बाम्स आते हैं, जिन्हें जनरली लोग अगर ये सोचते हैं कि अरे हम लोग लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं, हम लिप बाम्स लगा रहे हैं, तो उनसे जुड़ा कुछ खतरा भी है? बिल्कुल। देखिए, पहला तो ये कर लीजिए, कलर जितना डार्क होगा, हेवी मेटल्स उसमें उतना ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिपस्टिक, लिप बाम, अगर कलर है, जितना डार्क शेड जाते जाएंगे, टिंट हाई होगा, तो उसमें हेवी मेटल्स ज़्यादा होगा। नॉर्मल जो ग्लॉस होगा उसमें ट्रांसपेरेंट कम होगा। लेकिन पेट्रोलियम जेली इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, वैसलीन स्टिल कार्सिनोजेनिक है। इवन मॉइस्चराइजर के लिए आप जो लगाते हैं, बेहतर है बादाम का आलमंड ऑयल रख लें, कोकोनट ऑयल रख लें, जो नेचुरली ऑर्गेनिकली आपने अपने सामने निकलवाया हो, उसको रख लें। ये तो बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात बताया कि अगर वैसलीन से कैंसर हो रहा है
वैसलीन का इस्तेमाल करने से, क्योंकि मुझे लगता है हम चाहे एड्स की बात पेट्रोलियम करें, जेली है। पेट्रोलियम जेली की बात बिल्कुल। करें, तो कितने ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे खास फटी एड़ियों के लिए जी। तमाम जो क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें वहाँ पे, बहुत बेहतर उपाय है। और एड़ियों को फटने के बचाने के लिए आपको पाँव को गर्म रखना पड़ेगा। आमतौर पे एक्सपोज्ड बेयर फीट, ठंडा होने का और गंदगी, तीन ही कारण से एड़ियाँ फटती है। तो उसको करें, रात में मॉइस्चराइजर के फॉर्म में सरसों का तेल लगाएं, सॉक्स पहने, ठंड के दिनों में तब सोएं, देखिए एड़ियाँ फटना बंद हो जाएगी। तरीके हैं, नेचर ने, प्रकृति ने हमें हर तरीके दिए हैं। अब हम, जो मैं कह रहा था कि हम बेवजह कैंसर को बाजार से खरीद के लाते हैं घर में इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक, और फूड तो है ही, लेकिन आज चर्चा कॉस्मेटिक की हो रही है या प्रोडक्ट की हो रही है, तो अनगिनत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक हमारे मेडिकल में बड़ी अच्छी स्टोरी है कि मेनोपॉज होने के कारण एक महिला ने एस्ट्रोजन क्रीम का इस्तेमाल चालू किया इंटरनल लगाने के लिए, और उसके बाद उसके हस्बैंड को गायनेकोमेस्टिया हुआ। तो डॉक्टर को अप्रोच किया। अब डॉक्टर पूरे टेस्ट करके देख रहे हैं कि हुआ क्यों, पता नहीं चला। अल्टीमेटली देखा गया एस्ट्रोजन की मात्रा पुरुष के ब्लड में ज़्यादा था। अब हिस्ट्री में उसने कभी लिया नहीं है। तब फिर डिटेक्ट हुआ, जो उसकी वाइफ एस्ट्रोजन क्रीम लगाती थी और इस संभोग के समय ये ट्रांसमिट होकर उसके ब्लड में जाता था। तो एक रिस्क में नहीं है आप जो लगा रही हो, मल्टीफोल्ड आपके पार्टनर, आपका बच्चा जब गर्भ में है तो ट्रांसप्लासेंटल, और जब गोद में उठा के बच्चे को किस कर रहे हैं या हक कर रहे हैं तो बच्चे को डायरेक्ट। अब स्मॉल डोज डेली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो गया। और स्मॉल डोज अगर कोई लड़की 15 साल, 17 साल, 20 साल की उम्र से लगाना चालू करती है, 70 साल, 50 साल का एक्सपोजर, ये बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। इन किलो हो जाएगा। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करें आप कि कितने किलो आपने हैवी मेटल्स और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स लिए हैं। और ये तो ज़रा सोचिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितने और तरीके हैं, और बाकी जो तरीके हैं शायद उनमें बहुत हद तक हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो आप मतलब सीधा सीधा खरीद रहे हैं, जैसा कि कहा डॉक्टर अंशुमान ने। नेक्स्ट, जैसे डॉक्टर साहब, परफ्यूम्स, स्प्रेज कितने कॉमन है? मतलब मुझे लगता है कि कोई शायद ही ऐसा हो जो घर से निकलता हो और परफ्यूम स्प्रे करने की आदत ना हो। गाड़ियों में लोग रखते हैं, अब तो बैग्स में कैरी करके चलते हैं। तो हाउ हार्मफुल दे आर, उनके अंदर के जो तमाम केमिकल्स हैं। जितने आर्टिफिशियली मेड परफ्यूम हैं उसमें थैलेट्स की मात्रा और एंडोक्राइन डिसरप्टर की मात्रा काफ़ी है, तो ये एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, आमतौर पे परफ्यूम आप जहाँ लगाते हैं, आमतौर पे आर्मपिट या ऐसी जगह जहाँ पे वेस्कुलरिटी ज़्यादा है, मतलब गर्म होता है, पसीने आते हैं, उसी को बचाने के लिए आप लगाते हैं, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट होता है, ब्लड में तेजी से जाएगा। तो क्या कहेंगे, बदबू आने दें? बिल्कुल नहीं आने दें। नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग फूल से, कुछ लकड़ियों के अर्क से निकाला जाता है, इत्र, जिसको भारत में इत्र बोलते हैं और अरबियन कंट्री में ऊद बोलते हैं, OUD, ऊद। उसका इस्तेमाल करें, अल्कोहल भी नहीं है, कोई हेवी मेटल्स नहीं है, उसको इस्तेमाल करें, बहुत स्मॉल अमाउंट, ऑयल बेस्ड। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, rather than आप आर्टिफिशियली क्रिएटेड, केमिकल क्रिएटेड पर जा रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी जानेंगे कि भाई अगर आप, क्योंकि परफ्यूम्स भी आप देखिए ना कि कोई सीमा नहीं है कि कितने महंगे परफ्यूम्स हैं, तो ऐसे में सवाल वो ये कर सकते हैं कि भाई कि क्या इतने महंगे परफ्यूम्स हैं। अब बात आती है रेगुलेटरी की। इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स भी अगर हम देखें कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो 20,000, 30,000, 50,000 की भी फाउंडेशंस हैं। तो अगर इतने महंगे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो क्या कोई रेगुलेटरी नहीं है? क्या ये चेक नहीं है कि उनके अंदर तय सीमा से ज़्यादा मात्रा में ये है, मानक क्या है? ये सवाल भी लोगों के मन में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास इसके गाइडलाइंस बने हुए हैं, और गाइडलाइंस जो बहुत स्टैंडर्ड कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं वो कुछ हद तक करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, परफ्यूम बनाने के लिए जो मात्रा चाहिए, और गाइडलाइन के हिसाब से, अगर हेल्थ गाइडलाइन के हिसाब से चलें तो ये पॉसिबल नहीं को अचीव कर पाए। और मुझे लगता है हर देश के हिसाब से वो बदल भी जाती होगी। बिल्कुल अलग है, हर कंट्री का अलग है। US FDA ने बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन दिया, लेकिन अमेरिका भी इस बात से तंग है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करके कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। वो जबकि उसको हम मानते हैं अमेरिकन को कि हेल्थ गाइडलाइन को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं। इंडिया में एक तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कंपनी,
वो जो कर रही है, अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स उससे कई गुना ज्यादा मिल रहे फेक प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट्स जो हो सकता है आपके डिस्कार्डेड डब्बे में, ओरिजिनल कंपनी के डब्बे में कोई नकली प्रोडक्ट हो, और नकली प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं, ऑनलाइन भरे पड़े हैं, ऑनलाइन भरे पड़े ऑनलाइन भरे हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है हमारे कंट्री में। इसके कारण एट रिस्क है लोगों का हेल्थ, इसमें नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये तो तमाम ही चीज़ें हो गई डॉक्टर अंशुमान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम जेल से लेकर के, क्रीम से लेकर के, फेस प्रोडक्ट से लेकर के, हेयर प्रोडक्ट से लेकर, शैम्पूज, क्या शैम्पूज भी इसी शैम्पू ट्रैक्लोसन विच इज कैंसर फॉर्मिंग एजेंट। अब उसमें पूछें, इनफैक्ट जो बच्चों के शैम्पूज आते हैं क्या वो भी सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि बच्चे को आंख में इरिटेशन ना हो, बस इतना ही अंतर है। अब साथ साथ अच्छा, अदरवाइज जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो उसके अंदर सेम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब सॉल्यूशन भी बताते चलें, जैसे हमने मॉइस्चराइजर का सॉल्यूशन बताया। अब सोचेंगे कि फिर बाल के गंदे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आंवला, रीठा, शिकाकाई शाम को फुला दें, सुबह उसके पानी से बाल धोएं। अगर शैम्पू से बेहतर बाल आपके ना धुलें तो बताएं आप। और या फिर ये जो यहाँ पे ये भी सवाल है डॉक्टर अंशुमान कि फिर जो ऑर्गेनिक या फिर जो हर्बल कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं वो क्या है, क्या वो छलावा है या फिर इसका जवाब मैं सीधा एक लाइन में बता देता हूँ। उस प्रोडक्ट को लिया जाए और लेबोरेटरी में टेस्ट करा दिया जाए कि कितना ऑर्गेनिक है, हर्बल इसमें कितना है, इसमें क्या स्टेबलाइजर मॉलिक्यूल मिलाया गया है कि नहीं, मतलब कि इसकी ड्यूरेशन को स्टेबल करने के लिए मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, इसमें हैवी मेटल्स हैं कि नहीं, क्लियर हो जाए। एनीथिंग व्हिच नीड्स प्रिजर्वेटिव्स, राइट, शेल्फ लाइफ, राइट, या फिर रंग बदलने या फिर रंग को मेंटेन करने के लिए उसमें कोई केमिकल डाला गया है तो वो नेचुरल तो नहीं ही हो सकता, नेचुरल नहीं है, दैट्स वन थिंग। बिल्कुल। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कैसे, देखिए आइडियल तो टेस्ट है लैब टेस्ट, लेबोरेटरी में ही बताया जा सकता है इसमें क्या है और कितनी मात्रा में है। लेकिन उदाहरण के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हों, अपनी लिपस्टिक को लें, एक किसी भी सरफेस पे उसको स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद कॉपर पेपर, गोल्ड पेपर, सिल्वर पेपर जैसी चीज़ आती है, उससे उसको रब करें। उस पेपर का कलर न लिपस्टिक का कलर होगा न सिल्वर का कलर होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेड सिल्वर से रिएक्ट करता है। ये बताएगा कि हाँ इसमें लेड है, कितनी मात्रा में ये नहीं बताएगा, वो लैब में बताएगा। इस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की जांच, गुणवत्ता की जांच, और नहीं तो लैब में टेस्ट कराइए। अगर जब कंज्यूमर जागरूक होगा, 2-4 ऐसे केसेज होंगे, तब कंपनी सख्ती में आएगी और वो कहेगी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचो, इसमें मिलावट नहीं है। फिर बात आएगी एक्चुअल ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तब जाके मार्केट बनेगा। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बहुत अहम बातें बताई डॉक्टर अंशुमान ने कि छोटी से छोटी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई ये तो मैं सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे 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 आपके शरीर के अंदर एक बड़ा खतरा बन करके समा रही है, जा रही हैं। और कॉस्मेटिक्स सिर से पैर तक, हर तरह का जो भी आप कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं जिस भी चीज़ के लिए, आप ये समझ जाइए कि आप एक बड़ा खतरा भी उसके साथ खरीद कर ला रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। हज़ारों केसेस हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है या फिर एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बना है कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि अब तेज़ी से बढ़ते हुए कैंसर के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है कॉस्मेटिक्स, यानी कि जो आपके सौंदर्य प्रसाधन हैं विभिन्न प्रकार के, उनसे होने वाले कैंसर्स के। तो ऐसे में डॉक्टर अंशुमान ने जो जानकारी दी है वो आपके बहुत काम आई होगी, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। एक इसमें टैल्कम पाउडर का ऐड कर दें। ओह यस, सिलिका कंटेंट जो अभी गर्मी में तो वो भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। सिलिका कंटेंट जो होता है, एक तो थैलेट्स होता ही है परफ्यूम के लिए, सिलिका कंटेंट, इसका यूएस में बड़ी अच्छी स्टडी आई थी, एंड इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी टैल्कम, कि ओवेरियन कैंसर इतना कॉमन क्यों हो रहा है। फिर पिन डाउन करके जब हुआ कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं हुआ, जब ओवेरियन कैंसर सेल में देखा गया तो सिलिका डिपॉजिट ये सारा मिला। फिर उस टैल्कम पाउडर कंपनी को बंद किया गया। लेकिन क्या पाउडर बनाया जा सकता है विदाउट सिलिका? आंसर इज नो। बिना थैलेट्स के तो बेबी पाउडर्स सब बिना बेबी पाउडर में भी सिलिका होता है, बिना उसके आप एब्जॉर्बिंग सरफेस बना ही नहीं सकते हैं। यानी कि आप एक नवजात बच्चे को भी शुरू से आप ये तमाम जो जहरीले तत्व हैं ये दे रहे हैं
अनचाहे अनबूझे आपको ये पता नहीं है, इसलिए ये आपको अब पता चल गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आपके शैम्पूज़ हैं, आपके टैल्कम्स हैं, आपके दूसरे कॉस्मेटिक्स हैं, या तो आप ये हर हालत में निश्चित कीजिए कि उसके अंदर जो तत्व पाए जा रहे हैं वो तय मात्रा में है या नहीं। रैंडमली कहीं से भी उठाना, इस्तेमाल करना, आप ये जान जाइए कभी भी वो एक बड़े खतरे में तब्दील हो सकता है। तो इस तमाम जानकारी का फ़ायदा आपको मिलेगा इस चर्चा का, इसलिए इसको सुनिए और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगले किस स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे, ये भी बताइए। डॉक्टर अंशुमान का भी धन्यवाद दीजिएगा, हम तो दे ही रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशुमान, आपसे बात करके अच्छा लगा और बहुत अहम मुद्दों पर हमने बात करी। और अच्छी बात ये रही है कि डॉक्टर्स अक्सर ये बताते हैं कि भाई इस चीज़ से खतरा है, लेकिन साथ के साथ इन्होंने विकल्प भी आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, आपको विकल्प क्या क्या करना है। इवन तो कमेंट बॉक्स में दर्शक ही बताएं कि अगला प्रोग्राम किस टॉपिक पे किया जाए जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो। बिल्कुल, तो विकल्प भी बता दिए डॉक्टर अंशुमान ने, तो वो आपके काम आते हैं नहीं ये भी बताइएगा आप। तो इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।